हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों पे चल रही होगी क्योंकि बस बोर्ड एग्जाम्स आ ही गए हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं, है ना, आपको एक ट्रैक देते हैं कि इसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि हमेशा क्या होता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर पिछली बार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कोई तो आप उसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि इस बार भी वो टॉपिक, वो फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में हम एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने वाले हैं एंड बिल्कुल 2025 में जो पूछे गए थे बिल्कुल वही, बस वही क्वेश्चंस हैं, उसी फॉर्मूला उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज करेंगे। इससे पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट करा दिया है थ्योरी में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो जाके। और आज के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। एंड प्लीज जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ तो उससे पहले पॉज कर देना, खुद से एक बार अटेम्प्ट करना, खुद से सोच के देखना कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एंड पूरा आंसर निकालने की ट्राई करना। उसके बाद वीडियो को ऑन करके आंसर मैच करना एंड अगर नहीं है तो मैं तो समझा ही रही हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी कंज्यूम्स पावर पी। मतलब हमने एक रेजिस्टर लगाया है जिसकी रेजिस्टेंस है आर, है ना, और एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है जिसकी पावर कितनी है पी। इफ द वायर इज ग्रेजुअली स्ट्रेच टू डबल इट्स इनिशियल लेंथ, मतलब वायर को हमने, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया एंड कनेक्टेड अक्रॉस द सेम बैटरी, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, जो नई पावर होगी, पावर कंज्यूम, वो कितना आएगा। देखो सबसे पहले तो पावर और रेजिस्टेंस के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जब हमें बैटरी मतलब वोल्टेज गिवन होती है तो पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। समझ गए। अब अगर हमारी बैटरी सेम है, मतलब वोल्टेज सेम है, यहाँ पे लिखा है ना अक्रॉस द सेम बैटरी, इसका मतलब है अक्रॉस द सेम वोल्टेज। तो जब फॉर सेम वोल्टेज, अब आप बताओ इस फॉर्मूला में अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रख देंगे तो पावर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के, है ना। मतलब P2 बाई P1 अगर हमें करना होगा तो वो क्या आएगा, R1 बाई R2, सिंपल। एंड हमें इनिशियल पावर P दी है तो फाइनल पावर का आंसर बताना है P के टर्म्स में। तो यहाँ से P2 कितना हो जाएगा, R1 बाई R2 और यहाँ पे P1, ठीक है। अब R2 बाई R1 में रिलेशन निकाल लेते हैं फटाफट से। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या, दैट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस होता है, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए एरिया। अब जब हमने किसी भी वायर को स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ डबल हो गई तो उसका एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चंस आएंगे और कहीं पे भी आपको लेंथ डबल करनी है तो एरिया को रिड्यूस करना है, हाफ हो जाएगा वो, ठीक है। तो जो नया एल डैश आएगा वो कितना हो जाएगा, 2L। एंड जो नया ए डैश, यहाँ पे हमने 2 लिया है ना तो इसको 2 ही लिख लो। तो जो L2 आएगा वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ एंड एरिया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। डन। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा मतलब R2, वो कितना हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2। फॉर्मूला तो सेम ही है। अब L2 की वैल्यू पुट करो 2L एंड A2 की वैल्यू A बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 4 रो L बाई A। बट रो L बाई A तो हमारा R था ना, तो जो इसको R2 को क्या लिख देंगे हम, 4 इंटू R, ठीक है। R का मतलब यहाँ पे R1 है। डन। अब यहाँ पे पुट कर दो R2 को 4R, सो P2 विल बी R1 P1, तो P ही है हमारा, और R2 कितना है, 4R1, R1 से R1 कैंसिल, सो P2 विल बी P बाय 4। मतलब पावर क्या हो गई हमारी, रिड्यूस हो गई बाय 4 टाइम्स। सो आंसर क्या होगा इसका, P बाय 4। तो इसमें दो फॉर्मूलाज लगने थे। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए था, देखो है एमसीक्यू, है ना, बट कितनी ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है, तो 1 मार्कर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समझना कि बहुत इजी हो जाएंगे। सो आंसर विल बी P बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ R N S R P are the equivalent resistances of n resistors, each of value are in series and parallel combination, then the value of RS minus RP will be। हमको RS और RP की का सब्सट्रैक्शन निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे,
देखो हमको n नंबर ऑफ रेजिस्टर दिए हैं जिनकी रेजिस्टेंस सेम है, तो पहले तो सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं हम कि क्या होगा। जब भी बहुत सारे रेजिस्टर्स दिए होते हैं सीरीज में तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 प्लस R2 अप टू Rn, राइट। बट यहाँ पे सब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू R है, तो यहाँ पे जो Rs होगा वो कितना होगा, R प्लस अप टू nth R, है ना। तो Rs कितना हो गया यहाँ पे, अगर n टर्म्स हैं तो nr हो जाएगा, डन। सिमिलरली आरपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आरपी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं मतलब n तक, सबकी वैल्यू अगर R है तो यहाँ पे 1 अपॉन आरपी कितना हो जाएगा, 1 बाय R प्लस 1 बाय R अप टू 1 बाय R nth टर्म तक, ठीक है। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर अगर n टर्म्स तक है तो 1 अपॉन आरपी कितना हो जाएगा, n बाय आर, समझे। अब अगर ये n बाय आर हो गया तो यहां से आरपी कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो इसका, r बाय n, है ना। तो हमारा आर एस आ गया एन आर और आरपी कितना आ गया, r बाय n। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, आर एस विल बी, आर एस कितना हुआ हमारा एन आर एंड आरपी कितना हुआ, r बाय n। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि क्या कैलकुलेट करना है, हमें आर एस माइनस आरपी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो आर एस माइनस आरपी कितना होगा, एन आर माइनस आर बाय एन, आर कॉमन ले लो और एन एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आर एस माइनस आरपी। क्या किया है मैंने यहाँ पे, एलसीएम ले लिया तो एन आएगा, यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा और आर कॉमन लोगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द नेटवर्क शोन। इस क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करना स्टार मार्क करके, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ये सर्किट है, आपको ए और बी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो, इसको एनालाइज करो कि कैसे करोगे एंड कर लो इसको, फिर आंसर मैच करना। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे। कैसे बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, सी व्हीटस्टोन ब्रिज पहले होता क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल टाइप में जब हम 4 रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं, है ना, तो अगर उनके रेशो मतलब जैसे P बाय Q और R अपॉन S इक्वल आ जाते हैं, तो जो बीच वाले रेजिस्टर्स होते हैं उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, या फिर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर जिसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपको ये दिख रहा है, ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, ये 10 ओम है एंड ये 30 ओम है। ये क्वाड्रिलेटरल टाइप बना हुआ है ऐसे करके, है ना। अब इनके रेशो देखने हैं हमें, तो क्या 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/3 होता है, और यही क्या है 10 अपॉन 30 के इक्वल है 1/3, ये तो बिल्कुल सही है। तो जब रेशो इक्वल आ गए तो क्या कंडीशन होगी, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो इसका मतलब ये है कि जो ये 2 रेजिस्टर्स है इनका कोई यूज नहीं है, इसे हम हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस वाली ब्रांच से तो कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है ना। तो जब हम इन्हें हटा देंगे तब कैसी कंडीशन बन जाएगी, तो बस सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देखो जब हम इन्हें हटा देंगे ना तो यहाँ पे इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, तो ये एक ऐसे बन गया, है ना। ये दोनों 5 एंड 10 सीरीज में आ गए, उसके बाद 25 एंड 20 ये भी सीरीज में आ गए, और 15 एंड 30 ये भी सीरीज में आ गए, और ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इट इज अ कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सो वी कैन इजिली रिमूव 5 ओम एंड 10 ओम एज देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू देम। उसके बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इसका वो कैसा बनेगा, ऐसे करके, यहाँ पे बस बन गया, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, दिस विल बी 5 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम, ये 25 ओम, 20 ओम, 15 ओम एंड 30 ओम, ठीक है। और ये यहाँ पे 1 ओम था।
अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं बहुत इजीली। देखो ये दोनों, ये 5 एंड 10 15 हो जाएगा, 25 एंड 20 45, 15 एंड 30 45। तो इसका दोबारा से इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये 1 ओम, ये तो पता है ना कि सीरीज में है तो ये नॉर्मल ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसका इक्विवेलेंट, ये इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट, ठीक है। ये पॉइंट बी, ये कितना हो जाएगा 15 ओम, दिस विल बी 45 ओम एंड ये भी 45 ओम। अब ये तीनों के उसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका सॉल्यूशन कर देते हैं हम। यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर देती हूँ, रुको। तो 1 अपॉन आर पी क्या होगा, 1/15 प्लस 1/45 प्लस 1/45, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 45, सो 3 प्लस 1 प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो गया 5/45 विच इज 1/9, ठीक है। सो 1/9, तो आरपी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आरपी कितना हो जाएगा 9 ओम। तो अब जो इक्विवेलेंट बन गया वो क्या बन गया 1 ओम, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया 9 ओम, है ना। इस पूरे के पूरे को 9 ओम से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब 9 ओम एंड 1 ओम क्या है, सीरीज में है, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 1 ओम प्लस 9 ओम विच इज 10 ओम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 ओम्स। इस पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट विल बी 10 ओम्स। देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस x ओम इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ बिकम ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब जो लेंथ है उसको खींच के हमने ट्वाइस कर दिया। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ना, जब लेंथ ट्वाइस होती है तो एरिया क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो अगर नया रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस 40 ओम है तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो इनिशियल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सॉल्यूशन में फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, राइट। जो लेंथ है, मतलब जो एल डैश है वो कितना हो गया है 2l, तो जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ ट्वाइस होती है तो एरिया क्या हो गया हाफ हो गया, है ना। अब इसी में पुट कर दो तो जो नया x आएगा, अच्छा ये इनिशियल था ना, तो x इनिशियल था, तो r कितना हो जाएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश। पुट कर दो सारी वैल्यूज, r विल बी रो एल डैश कितना है 2l अपॉन ए डैश विल बी a/2। तो ये कितना हो गया r इज इक्वल टू 4 रो एल बाय ए, बट रो एल बाय ए तो x था, तो यहाँ पे पुट करो r इज इक्वल टू 4x, है ना। अब हमें न्यू रेजिस्टेंस मतलब r की वैल्यू दी है 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी 10 ओम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R। मतलब एक सेल है जिसका ईएमएफ ई दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा है, उसको कनेक्ट किया हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ, इसमें हमें ग्राफ बनाना है, शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ द सेल एज अ फंक्शन ऑफ करंट I। देखो सबसे पहले तो डिफरेंस होता है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में, ठीक है। ये डिफरेंस अभी अब मैं आपको आगे बताऊंगी। ईएमएफ को हम E से डिनोट करते हैं और टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बीच में रिलेशन है, बहुत अच्छा खासा रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। मैंने डेरिवेशन कराई है अपने प्रीवियस वीडियो में, उसको देख लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ कि जो टर्मिनल वोल्टेज V होती है वो होता है E माइनस आई आर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, V टर्मिनल वोल्टेज, E ईएमएफ, I करंट, R स्मॉल R होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हमें, तो ये ग्राफ प्लॉट करेंगे।
अब ये ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे I होगा, ठीक है, VI ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये नेगेटिव स्लोप आएगा इसमें सबसे पहली बात तो, और एक इंटरसेप्ट आएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना। अब इसमें और क्या पूछा है, हाउ द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड फ्रॉम इट। अब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ में। सबसे पहले तो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को 0 पुट कर दे, यहाँ पे ये करंट 0 हो गया है ना, एक्स एक्सिस पे करंट है वो 0 हो गया, तो जो ये बचेगा वो कितना आ जाएगा, ईएमएफ, मतलब यहां से लेकर यहां होगा वो कितना होगा, ई। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए पुट आई इज इक्वल टू 0, तो जो V मतलब जब तब टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होगी, मतलब ये वाली वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, E। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सिंपल स्लोप होगा ग्राफ का, स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो ये नेगेटिव आएगा है ना। तो बस ऐसे हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ये हमारा ग्राफ होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, तो प्लीज इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी। जैसे कोई भी चार्ज कैरियर होता है, किसी भी मटेरियल का चार्ज कैरियर, जैसे मेटल्स में चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो मान लो कि मेटल में जब चार्ज कैरियर मूव कर रहे होते हैं तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, बस उसी को ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द चार्ज कैरियर इज मूव। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको VD से डिनोट करते हैं, ऐसे करके। इसके 2-3 फॉर्मूलाज हैं करंट के टर्म्स में, I इज इक्वल टू NEAVD, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में फॉर्मूला E टाउ बाय m, साथ साथ रिवाइज भी करते रहो। टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम और द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, E क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, m मास, और स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। A conductor of length L and area of cross section A is connected to a battery of EMF V. Derive the formula for the current density in terms of relaxation time. Okay, यहाँ पे हमको करंट डेंसिटी, करंट नहीं, करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है J, विच इज करंट अपॉन एरिया। ये होता है करंट अपॉन एरिया, एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाउ। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू NEAVD, अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको रिवाइज कराया है ना। एंड एक और फॉर्मूला बताया आपको मैंने, क्या, VD इज इक्वल टू E टाउ बाय m, है ना। VD को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो I कितना हो जाएगा, I विल बी NEA, VD इज E टाउ बाय m। ठीक है, स्क्वायर कर दो इसका, E और E का स्क्वायर हो जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ बाय m, ये हो गया डन। अब J कैलकुलेट करना है रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में, तो करंट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो सो J विल बी I अपॉन A होता है ना, I की वैल्यू पुट कर दो, NE स्क्वायर A कैपिटल E टाउ बाय m, और नीचे A है तो A, ये रहा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो J विल बी NE स्क्वायर कैपिटल E टाउ बाय m। आई थिंक क्लियर है ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। सबसे पहले ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखो, ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक सर्किट में जो ओपन सर्किट में होता है, मतलब जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा तब जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ कहते हैं। तो ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोलते हैं। एंड टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो क्लोज्ड सर्किट में होता है, मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है। तो दो चीजें हो गई, एक तो वो ईएमएफ ओपन सर्किट में है,
और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्लोज सर्किट में है। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता सर्किट में तब ईएमएफ होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जब करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स के बीच में उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं एंड टर्मिनल वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are connected in parallel. Derive an expression for the EMF and internal resistance of equivalent cell. इसको क्या बोला है इसमें देखो, ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख लेना इनका डिफरेंस। दो सेल है जिनकी ईएमएफ क्या है E1 एंड E2, तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है। ठीक है, ये E1 है इसका और E2 इसका ईएमएफ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो E इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होता है, E इक्विवेलेंट विल बी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन E1 प्लस E2। ध्यान रखना है यहाँ पे जब E1 होता है तो यहाँ R2 होता है, यहाँ E2 है तो यहाँ R1 है। ठीक है, E1 R1 E2 R2 नहीं है, उल्टे हो जाएंगे। और R इक्विवेलेंट के लिए 1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन, करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ कॉपर रॉड ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शंस। वैरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि एक कॉपर की रॉड है, उसमें जैसे मान लो एक ऐसे करके है, ये एरिया A1 है यहाँ पे और ऐसे जाके वैरिंग क्रॉस सेक्शन मतलब दूसरा एरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो ये A2 हो गया। ठीक है, द एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट A एंड B, यहाँ A2 एंड A1 नहीं लिया है, A एंड B लिया है, तो यहाँ पे हम भी A एंड B ले लेंगे। ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ आर, पहला एरिया हमें ये दे रखा है यहाँ पे एंड बी का एरिया ये दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। तो करंट पास कर रहा है इस वायर में से या रॉड में से, तो हमें रेशियो किसका कैलकुलेट करना है, करंट का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट और दूसरे पार्ट में हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसे निकालेंगे। आपको पता है J जो करंट डेंसिटी होती है ना, उसका जो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये होती है वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ की। ठीक है, तो J को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा E, है ना। अब यहाँ पे I क्या हो जाएगा, I विल बी सिग्मा AE। अब करंट सेम है, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, करंट वैरी नहीं कर रहा, क्या चीज डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी भी सेम है। तो जब ये दोनों चीजें सेम है तो E और A आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिया, मान लो सिग्मा को नीचे ले जाओ तो I अपॉन सिग्मा को एक कांस्टेंट ले लो, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू A अपॉन E। अब A को नीचे ले जाओ, है ना, तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाएगा, सो E विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेशो, बस रेशो निकालना है, वैल्यू नहीं निकालनी। तो E एट A अपॉन E एट B विल बी एरिया एट B अपॉन एरिया एट A, है ना। तो एरिया एट B क्या है, B का एरिया क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 एंड A का एरिया क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर -7, कैंसिल आउट हो गए, तो रेशो कितना आ गया 2:1। ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या है, कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEAVD होता है, NEAVD, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी I अपॉन NEA। ठीक है, एरिया कहाँ का, बी पार्ट का, सो VD विल बी I कितना है 1 एम्पियर, सो 1 ही लिख दो अभी यहाँ पे, अपॉन नंबर डेंसिटी n कितनी दे रखी है, ये देखो 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, so 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
which will be 1.6 into 10 to the power minus 19. एरिया ऑफ बी क्या है 2 into 10 to the power minus 7. जब आप इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्स 3.6 into 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको. तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था. एंड इससे ये फॉर्मूला देखो कहीं पे भी दिया नहीं है, तो आपको डेराइव करना आना चाहिए कि अगर हमें जे करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एंड करंट डेंसिटी एंड करंट के बीच में रिलेशनशिप पता है, तो हम करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी रिलेशन निकाल लें. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैटरी ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर sends a current I1 when R is equal to R1 and a current I2 when R is equal to R2. Obtain the internal resistance in terms of I1, I2, R1 and R2. बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होगा और कैसे हम R कैलकुलेट करते हैं. देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो EMF होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होता है. वो होती है V प्लस आई आर. इसका मतलब है E जो है यहाँ पे क्या है बेटा, E है EMF, V है टर्मिनल वोल्टेज, I है यहाँ पे करंट एंड स्मॉल r है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद उसने बोला कि जब रेजिस्टेंस, ये अब जो टर्मिनल वोल्टेज है V, इसको कैसे लिख सकते हैं, आई आर, ओम्स लॉ लगा के, I कैपिटल R. यहाँ पे कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो ये हो गया, कॉमन ले लो, E इज इक्वल टू I कॉमन ले लो, R प्लस स्मॉल r. ठीक है, तो जब R, देखो कंडीशन देखो, जब R इज इक्वल टू R1 है, जब R R1 है तो करंट कितना है I1, तो करंट है I1. तो केस 1 में, केस 1 E क्या है I1, जब R क्या है R1 प्लस स्मॉल r. इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा सेम है. ठीक है, उसके बाद करंट I2 है जब R R2 है. EMF E की वैल्यू सेम ही है, इसको चेंज नहीं करना है हमें. सो केस 2 क्या है, केस 2 में E I2, करंट I2 है जब कैपिटल R क्या है R2 प्लस स्मॉल r. ठीक है, दोनों तरफ E तो E है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वल रख देंगे हम. सो यहाँ पे क्या आएगा, सो I1 R1 प्लस R इज इक्वल टू I2 R2 प्लस R. अगर आपको यहाँ पे E1 और E2 लेना था तो भी ले सकते थे, उसके बाद लिख देते कि एज E1 इज इक्वल टू E2, तो ये वाली इक्वेशन इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन. ठीक है, तब यहाँ से हमें स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इसको मैं एक अलग उसमें लिख देती हूँ. तो I1 R1 प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू I2 R2 प्लस स्मॉल r. स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 स्मॉल r. ठीक है, इसको और इसको इधर लेके आ जाते हैं एंड इसको इधर लेके चले जाते हैं. सो I1 स्मॉल r माइनस I2 स्मॉल r विल बी I2 R2 माइनस I1 R1. ठीक है, R कॉमन ले लेंगे यहाँ से, I1 माइनस I2 सॉरी, डन. अब यहाँ से जो R है इस चीज को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. I2 R2 माइनस I1 R1 अपॉन I1 माइनस I2. तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया. ठीक है, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ये वाला फॉर्मूला जो सबसे पहले लिखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डन. तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर टू सिलिंड्रिकल सिलेंडर्स A and B made of the same metal connected in series to a battery. The length and the radius of B are twice that of A. If mu A and mu B are the mobility of electrons, then mu A upon mu B is. दो हमारे पास दो कंडक्टर्स है, एक है A और एक है B. तो रेडियस जो है B का और जो लेंथ है B की वो ट्वाइस है A के. तो मतलब जो रेडियस है B का वो क्या है, ट्वाइस रेडियस ऑफ A के, एंड जो लेंथ है B की वो क्या है, ट्वाइस लेंथ ऑफ A के. तो हमें मोबिलिटी का रेशियो निकालना है. बेटा मोबिलिटी
ना रेडियस पे डिपेंड करती है और ना ही रेडियस लेंथ पे डिपेंड करती है। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अगर और सिंपलर टर्म्स में रिलैक्सेशन टाइम में लिखो तो ई टाउ और बाय एम, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना रेडियस पे डिपेंड करती है। तो दोनों जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं उनका ई सेम है, टाउ सेम है और एम सेम है, क्योंकि उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं दे रखा। तो जो मोबिलिटी होगी उसका रेशियो कितना हो जाएगा दोनों का? 1, क्योंकि मोबिलिटी मतलब म्यू डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड लेंथ, तो फिर इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कितना है? 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट्स एंड करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। करंट है 1.5 एम्पियर एंड बैटरी मतलब वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। कैसे कैलकुलेट करेंगे कंडक्टिविटी? वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला सोचो कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिया ये फॉर्मूला। रो क्या होती है यहाँ पे? रो होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो इज रेजिस्टिविटी। एंड कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है हमें, तो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? दैट सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को, R विल बी 1 बाय सिग्मा L अपॉन ए, इसको इधर लेके जाओ, सिग्मा कैलकुलेट करना है ना, तो सिग्मा विल बी L अपॉन आर ए। अब L दिया है हमें 0.5, R तो दिया नहीं है हमें कहीं क्वेश्चन में, सो अपने को पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से R कैलकुलेट करो, V बाय आई, ठीक है। तो V कितना है? V इज 2 एंड I इज 1.5, R कितना हो जाएगा? R विल बी 4 बाय 3, ठीक है। तो R कितना आ गया? 4 और 3, और एरिया कितना है? 10⁻⁻7। सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आंसर आएगा वो हमारा कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्या कहता है क्वेश्चन? द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 ओम। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। When heated to 125 डिग्री सेल्सियस its resistance becomes 10.5 ओम। तो जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा के 125 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होके 10.5 ओम हो गया। फाइंड फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेकंड पार्ट में रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर क्या है? 425 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ते हैं रेजिस्टेंस पे, तो जो आर टी आता है मतलब रेजिस्टेंस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वो कितना होता है? आर नॉट 1 प्लस अल्फा और यहाँ पे टी माइनस टी नॉट, ठीक है। आर टी होता है एक टेम्परेचर, बाद वाला टेम्परेचर, जैसे इस केस में बाद वाला टेम्परेचर कितना है? 125 डिग्री सेल्सियस। आर नॉट क्या है हमारा? जो इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 1 प्लस अल्फा, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टी माइनस टी नॉट, टी बाद वाला टेम्परेचर एंड टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। उस पे ये वाला रेजिस्टेंस 10.5 ओम एंड आर नॉट क्या हो गया? इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आर टी विल बी 10.5 ओम, आर नॉट विल बी 10 ओम, ठीक है। एंड टी नॉट कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस एंड टी कितना होगा हमारा यहाँ पे? 125 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो बाद वाला टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ से अब अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारी वैल्यूज पुट कर दो। सो फर्स्ट पार्ट में आर टी इज 10.5 इज इक्वल टू आर नॉट 10, 1 प्लस अल्फा, टी इज 125 माइनस 25, ठीक है। सो 10.5, 10 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.05 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 100, ठीक है। सो यहाँ पे इसको इधर लेके जाएंगे तो 0.05 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1, तो 100 अल्फा आएगा यहाँ पे,
100 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा विल बी 0.05 अपॉन 100। 4 जीरो आ गई नीचे, तो कितना हो गया? 5 इंटू 10 की पावर -4। और अल्फा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? अल्फा। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि रेजिस्टेंस एट 425 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब हमें आर टी निकालना है और टी की वैल्यू कितनी हो गई? 425 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में जो इनिशियल कंडीशन दी होती है ना, उसको हमें सेम रखना होता है, मतलब आर नॉट और टी नॉट सेम है। तो सेकंड पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हमारा आर टी हमें कैलकुलेट करना है, और अब जो नया टी है वो कितना हो गया? 425 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से सेम फॉर्मूला, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आर टी हमें कैलकुलेट करना है। आर नॉट कितना था? आर नॉट था 10 ओम, 1 प्लस अल्फा। अल्फा कितना निकाला है? 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, टी टी अब हमारा 425 हो गया, एंड टी नॉट क्या था? 25। डन, सॉल्व कर लो इसको। 10 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू ये कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, तो ये 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। तो 3 जीरो बचेंगी, 3 जीरो बचेंगी तो वो -4 के साथ कैंसिल आउट होके एक पावर बचेगी माइनस की। तो ये कितना हो जाएगा? 10 1 प्लस 0.2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 और 1.2। तो आंसर विल बी 12 ओम। डन, तो ये क्या हो गया हमारा? आर टी। आर टी कितना आ गया? 12 ओम। डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 वायर्स ए बी एंड सी ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम मटेरियल का मतलब होता है रेजिस्टिविटी सेम है। हैव लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एज 2l a by 2 l a l by 2 2a। If the resistance of these wires are RA, RB and RC respectively, then हमें तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा मीडियम है एंड कौन सा सबसे कम है। तो इसमें कौन सा रिलेशन यूज होगा? वही वाला R इज इक्वल टू रो एल बाई। आई होप आप ये कर लोगे। अब आर ए के लिए आर ए कितना होगा? रो तो सेम है, तो एल की जगह कितना आएगा हमारा? 2l। ठीक है, ए की जगह a बाई 2, क्योंकि वो ऐसे है। तो ये कितना हो गया? 4 रो एल बाई ए। ठीक है, आर बी विल बी रो, आर बी की लेंथ एल है और एरिया ए है, तो ये सिंपल हो गया। तो आर बी तो सबसे ग्रेटर नहीं ही होगा, है ना, ये वाला ऑप्शन तो कम खत्म ही हो गया। अब देखो आर ए आर बी से बड़ा है ना 4 टाइम्स, तो आर ए आर बी से बड़ा यहाँ इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा आर सी। सो एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। सो आर सी क्या होगा? रो, एल विल बी एल बाई 2 एंड ए विल बी 2a। चलो ये तो कम ही हो गया, तो रो एल अपॉन 4a, है ना। तो देखो सबसे ग्रेटर क्या है? आर ए ग्रेटर है क्योंकि वो 4 टाइम्स है इसके, तो आर ए सबसे ग्रेटर है। उसके बाद आर बी है और उसके बाद आर सी है। क्यों है आर सी? क्योंकि आर सी आर बी का भी क्या है? 1/4 टाइम्स है, तो ये रिलेशन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन, तो ये वाला रिलेशन हमें लगाना था यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? अ कॉपर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरीज करंट 3.4 एम्पियर। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज 0.2 mm per second। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब vd की वैल्यू दे रखी है 0.2 mm per second। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज, नंबर डेंसिटी मतलब n की वैल्यू दे रखी है, ये n की वैल्यू है। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें मतलब ए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? करंट और एरिया और नंबर डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? आई इज इक्वल टू बोलो बोलो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना। सब कुछ दिया है हमें एरिया कैलकुलेट करना है। सो ए विल बी आई अपॉन एन ई वी डी। सारी वैल्यूज पुट करो। करंट कितना दे रखा है? 3.4 अपॉन
n नंबर डेंसिटी कितनी है 8.5 into 10 to the power 28. E is the charge of electron which is 1.6 into 10 to the power minus 19. Vd कितना है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.2 mm पर सेकेंड, mm पर सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे हम उसमें मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा एरिया 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आएगा एंड ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। तो हमने आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करे हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, उसके बाद भी नहीं आया तो आप मुझे बता देना, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। सो अगर वीडियो पसंद आया, समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।